إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والآفذون لحدود الله وبشر المؤمنين. آمنت بالله صدقت يا رب العالمين. जज़ाकल्लाह। मैं दावत देता हूँ माजिद साहब को, जो कि इस फार्म के रूह रवां भी हैं और हमारे मेज़बान भी हैं। माजिद साहब आएँ और हमें वेलकम एड्रेस और इस फार्म के बारे में बैकग्राउंड बताएं। माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं माजिद फरीद होस्टिंग पे हूँ, आपका मेज़बान, और यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ डाबरी एग्रो फार्म पे भाई आमर की सुपरविजन में। सबसे पहले तो मैं आमर शहजाद साहब, जो जिंजर विलेज डाबरी के बानी हैं, डाबरी एग्रो फार्म के CEO हैं, ऑनर हैं, और आज के होस्ट जनाब आमर शहजाद साहब और जनाब ख्वाजा मज़हर साहब, जो ग्रीन हाउस फार्म के ऑनर हैं और आज के प्रोग्राम के, आज के इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उनकी तरफ से, और जनाब कासम निश्तर साहब, जो निश्तर फार्म इस्लामाबाद के ऑनर और आज के को पार्टनर हैं, उनकी तरफ से, आज के चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर इकबाल साहब, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च फैसलाबाद, और उनके साथ नजीबुल्लाह साहब हैं, साइंटिस्ट अयूब रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च फैसलाबाद से, और साइंटिफिक ऑफिसर हैं आमर लतीफ़ साहब, वो भी फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, उनको, और इसके अलावा तारिक तनवीर साहब पहुंच चुके हैं जी। अच्छा, इसके अलावा दीगर बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं। अगर फर्दन सबका नाम लेना शुरू किया तो बात अच्छी खासी लंबी हो जाएगी। बंगश साहब बैठे हैं सियाला एग्रो फार्म से, मुख्तार साहब हैं, अब्दुलसलाम साहब, और इसके अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, और आप दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए कुछ दोस्त सियालकोट से आए हैं, चकवाल से, गुजरहान से और कश्मीर से आए हुए तमाम दोस्तों को मैं तमाम होस्ट की तरफ से आपको यहाँ पे वेलकम कहता हूँ, और ख्वाजा मज़हर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करके हमें मिल बैठने का मौका मिला
और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मेरे ख्याल में आज के दिन में बहुत कुछ सीखने सिखाने का मौका मिलेगा। तो मैं मुख्तसरन चौधरी अमर शहजाद साहब और इस फॉर्म के हवाले से आपको पस मंज़र बताता चलूँ कि अमर शहजाद साहब का जो ताल्लुक़ है वो ज़री फैमिली से है। अबावा अजदाद जो है वो भी ज़राअत के शोबा से मुंसलिक थे। तो 1928 में और 1940 में अमर शहजाद साहब के दादा जान जो थे उन्होंने ज़िली और सूबाई लेवल पे बेस्ट परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर का अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वसूल किया 1940 में और उसका सर्टिफिकेट हासिल किया जो सबूत के तौर पे आज भी हमारे पास मौजूद है। फिर एक रवायती काश्तकारी जो है वो हमारे फार्म पे जारी रही। इसके बाद अमर शहजाद साहब ने 2000 में बाकायदा लेमन का बाग लगा के तो बाकायदा जिद्दत के साथ ड्रिप के साथ उस बाग को चलाया और इनकी काबिलियतों से तकरीबन 2-3 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के तावन से यहाँ पे एक फार्मर स्कूल का क़याम अमल में आया और तकरीबन उससे 40 से 50 फार्मर्स ने यहाँ पे जदीद टनल फार्मिंग की ट्रेनिंग हासिल की और इसके बाद यहाँ पे टनल फार्मिंग के बाकायदा काम का आगाज़ हुआ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पठवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको ये पता होगा कि यहाँ पे एक थोड़ा सा ज़मीनों का ये इशू होता है कि 4-5 कनाल पीस जो है वो किसी एक बंदे का है, उससे अगला किसी और का है। चूँकि ज़मीन का ये इशू था तो अमर साहब ने ये फैसला किया कि वो वसी पैमाने पे टनल फार्मिंग करना चाहते हैं और इस सिलसिले में वो पंजाब चले गए और वहाँ पे एक लंबे अरसे तक कामयाब फार्मिंग करते रहे। इसके बाद इन्हें पठवार की आबोहवा, पठवार की मिट्टी और किसान को एम्पावर करने के जज्बे ने इनको मुतासर किया और ये यहाँ पे वापस आए और इन्होंने बाकायदा डाबरी एग्रो फार्म 2015 में इस प्लेटफॉर्म से अपना काम स्टार्ट किया और हमारा ये डाबरी एग्रो फार्म इस हवाले से खुशकिस्मती का बायस है कि यहाँ पे ज़री यूनिवर्सिटियों से तलबा आते हैं और अपनी रिसर्च जो है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं और रिसर्च मुकम्मल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोकल फार्मर जो थे वो देख के बहुत एम्पावर हुए और उन्होंने यहाँ से सबक सीखा, प्रैक्टिकल यहाँ पे प्रैक्टिस की और उन्होंने काम का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन हर किस्म की जो सीजनल और आउट ऑफ सीजन जो भी क्रॉप थी वो कामयाबी के साथ यहाँ पे काश्त हुई और अच्छी उसकी प्रोडक्शन ली गई। इसके बाद 2-3 साल कबल जिंजर के हवाले से आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तकरीबन अपनी ज़रूरत की 90 से 95% अगर मैं कहूँ तो ये गलत ना होगा, वो जिंजर जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है और उस पर तकरीबन 80 से 85 मिलियन जो डॉलर है वो खर्च होते हैं। तो अमर साहब ने 2 से 3 साल पहले जिंजर पे काम शुरू किया और बेशुमार मसाइल सामने आए जिसमें जिक्र करता चलो कि बहुत सुहाने ख्वाब ना दिखाए जाएं आपको। अगर ये प्रैक्टिकली काम करते हैं फसल लगी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे जो काबशियाँ होती हैं, मसाइल होते हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। वो मुख्तसरन बयान करता चलूँ। सबसे पहले इशू था यहाँ पे लैंड का, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, पैचेस में यहाँ पे लैंड होती है लोगों के पास, तो वो अच्छे जो लीज दे के हमने यहाँ पे वो ज़मीन इकट्ठी की, सबसे मेन इशू था। इसके बाद पठवार में जो पानी का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा है। ज़ेरे ज़मीन पानी 100-120 तक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ट्यूबवेल के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे कोई अच्छा सोर्स नहीं है। तो इसके लिए ये किया गया कि एक डैम जो है वो तामीर किया गया ताकि बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा किया जा सके और इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। और हमारे जो फार्म है यहाँ पे तकरीबन डेली का, जब फसल अरूज पे होती है, अपनी पीक पे होती है, तो कम से कम 2 लाख लीटर पर डे का हम पानी वो उस डैम से लेते हैं। ये भी इनकी बहुत बड़ी काविश थी
कि किस तरह जो पानी बारिश का था वो ज़ाया हो रहा था और उसके लिए वो डैम बनाया और वही पानी हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। और वो ज़मीन भी ज़रखेज़ है और पानी का pH लेवल बहुत आइडियल है फसल के हवाले से। इसके अलावा तीसरा मसला जो पेश आया वो लेबर का था। पठवार में जो है यहाँ पे प्रोफेशनल लेबर, स्किल्ड लेबर का बुरान है हकीकत में, और वो मसला हल करने के लिए हमने पंजाब से जो लेबर मंगवाई वहाँ से, और लेबर मंगवाने के बाद चूँकि ज़रूरी बात है बड़े फार्म होते हैं 15-20 लोगों के लिए उनकी रैशों का इंतज़ाम करना, उनके खाने पीने के लिए एक बाकायदा मैकेनिज़्म बनाना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हर फार्म पे राइश तमीर की गई और उनके खाने पीने के लिए प्रॉपर इंतज़ामात किए गए ताकि वो अपने मुकम्मल यकसुई के साथ, अपनी पूरी तवज्जो के साथ वो अपने काम पे ध्यान दे सकें। तो ये तीसरा बड़ा मसला था, लैंड का, पानी का, लेबर का, ये मसाइल आते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सब मसाइल के बावजूद आमर शहजाद साहब ने, और जिस तरह मैंने जिक्र किया फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी के दोस्त उनके तावन से, और कासम साहब को पार्टनर हैं उनके तावन से, ख्वाजा साहब के तावन से हौसला अफजाई की गई आमर भाई की, और आमर भाई ने इसको एक टास्क समझ के, एक चैलेंज समझ के जिंजर पे वर्क किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप विजिट करेंगे हमारी फील्ड का और कामयाब इसकी काश्त और हार्वेस्टिंग आप जो है वो ब्रीफिंग में मिलेगी, और आप प्रैक्टिकली हार्वेस्टिंग जो है वो आज जिंजर की देख भी सकेंगे। बातें बहुत सारी हैं, वो फर्दन आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। अब बहुत सारे लोग बैठे हैं वो जिंजर के हवाले से वजाहत करेंगे। अब आप लोगों के सामने साइंटिस्ट बैठे हैं फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी के, तो अब सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। अब जिंजर के हवाले से अगर यहाँ पर मैं बात करता चलूँ, भाई आमर भी प्रैक्टिकली कर चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं वो आपको जिंजर के हवाले से बताएंगे, उसकी सारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। एक तो फिर मैं आप तमाम दोस्तों का और साफ़ी बरादरी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से लोग आए हुए हैं, स्पेशली अरशद मोगल साहब जो अरशद बिलाग यूट्यूब चैनल के ऑनर हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको वेलकम कहता हूँ। और बाकी जो स्टार्स लगे हैं इन तमाम दोस्तों को भी यहाँ पे खुशामदीद कहा जाता है, और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये सेशन होगा हमारे लिए इंतहाई मालूमाती, और हम यहाँ से एक अच्छा पैगाम लेके जाएंगे। और इसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ख्वाजा साहब से भी और इस तरह आमिर भाई से भी कि आज जो लोग यहाँ पे आए हैं ये इंटरेस्टेड हैं, जिंजर के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया। आज का जिस तरह इवेंट हुआ इस तरह के इवेंट होते रहें और हमें अच्छी और बर वक्त और अपडेट मालूमात मिलती रहे, और इसके अलावा कोई ऐसा एक मैकेनिज़्म भी बनाएं कि ये लोग जो है इस कम्युनिटी के साथ जुड़े और हम एक साथ चलें और इस मुल्क को, इस कौम को, इस किसान को एम्पावर करें कि वो जिंजर में खुद कफील हो सके। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा, ये हमारे जो आज के मैं दोस्तों का तारुफ भी करवाता जाऊँ जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद होंगे, हमारे पास फर्दन आएंगे। ख़ासतौर पे जो दो हमारे गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, डॉक्टर इकबाल साहब जो कि डायरेक्टर हैं और प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं BRI फैसलाबाद से, आपको खुशामदीद सर। और आमिर लतीफ़ साहब जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जिंजर BRI फैसलाबाद में। आप दोनों तो जो हजरात हैं इनको हम जो स्किल है, जो इसको ग्रो करने का मैकेनिज़्म है वो हम इस पर सीखेंगे। बाकी जो हमारे साथ जो मेहमान हैं जो कि कुछ वक्त आके हमारे साथ यहाँ पे मेरी ख्वाहिश होगी कि वो आके ब्रीफली बात करें। उनमें मलिक नदीम साहब हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर के, उबैदुर रहमान साहब हैं जो एग्रीऑनिक्स के जो भी है वो भी माशाल्लाह खुद जिंजर लगा रहे हैं बड़े सक्सेसफुली। फार्मर एसोसिएशन से राजा मोहसिन साहब मौजूद हैं हमारे साथ, आपको खुशामदीद। सईद खान साहब KPK से तशरीफ़ लाएंगे। ये जो दोस्त हैं इनका अपने अपने कैपेसिटी में बहुत रोल है, ख़ासतौर पे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के हवाले से। मैं दो चीज़ें आपसे गुजारिश करूंगा और मैं आमिर साहब को कुछ देर के लिए दावत दूंगा, आमिर शहजाद साहब को, कि वो स्टेज पे आएंगे और उस पर बात करेंगे। बुनियादी तौर पे हम ये चाहते, ये आमिर साहब की और इस सारी टीम की, आमिर शहजाद साहब की और सब टीम की एक एफर्ट है मैं तो कम से कम पिछले 3 भी हूँ। मेन चीज़ जो है इसको हम एज ए क्रॉप इसको समझें, क्योंकि एक जो है ना बुरा एक्सपीरियंस पिछले 4-5 सालों में हो चुका है जो कि जीवन की सूरत में उसको लोगों ने बहुत नेगेटिवली इसको यूज़ किया। तो बराए मेहरबानी मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है
कि इसको मल्टीप्लाई करने के या उसको कोई अपने आप को डबल शाह बनने के लिए या ज़रब तकसीम देने की कोशिश ना करें, इसको एज ए क्रॉप ट्रीट करें। क्योंकि मैं कल से 2-3 हफ्तों से देख रहा हूँ, जब से ये मैसेज कर रहे हैं तो मुख्तलिफ लोग इसके अंदर जंप इन हो गए हैं और वो आके इससे जो है ना अपना नौसरबाजी कर रहे हैं, या लफ्ज़ मैं सॉरी गलत इस्तेमाल किया, लेकिन ये प्रैक्टिकली हो ये रहा है कि वो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है, क्योंकि आप लोग सब इसके विटनेस हैं इस फार्म के, तो आप अगर मुमकिन हो सके तो उसके बारे में लिखें, छोटी सी वीडियो बनाएं और इसको एज ए क्रॉप इसको ट्रीट करें। अगर ये इसको क्रॉप हम ट्रीट करें, और पोटोहार में खास तौर पे इसका इतना पोटेंशियल है जो थोड़ी ज़मीन पे, तो ये मैं चाहता हूँ कि आमिर भाई अपनी जो पिछले 3-4 सालों में उन्होंने जो यहाँ पे एफर्ट की है, आप तशरीफ ला के हमें इसको, और इसके अंदर जो फार्मर यहाँ मौजूद हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि इस फार्म के ऊपर या एक्सपेरिमेंट करने पे कितने लॉसेस किए गए हैं, तो उन लॉसेस को भी ज़हन में रखना है। हमने सिर्फ मुनाफे को ज़हन में नहीं रखना, इस टेक्निकल नॉलेज को भी मैं चाहता हूँ कि आमिर भाई शेयर करें और हमारे साथ थोड़ी सी बात करें। आमिर शहजाद साहब हमारे फार्म के ऑनर और होस्ट हैं हमारे। मेम्बरान का बहुत शुक्रिया। आप खुसूसन NARC से भी हमारे उस्ताद आए हुए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, और जिंजर के हवाले से वैसे तो हमारी मैन क्रॉप तो इधर खीरा ही है, जो हम पिछले 5-6 सालों से प्रोडक्शन देते हैं, और हम मार्च और अगस्त सोइंग करते हैं। तो ये तीसरे साल से हमने चकवाल से, उबैद साहब हैं हमारे फार्मर दोस्त, उन्होंने पहले इसकी शुरुआत की पोटवार में, तो फिर उनको लेके हम आगे चले। तो अभी तीसरा साल है हमें जिंजर में इधर जो है ना। तो होता ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हकीकत जो है ना, जो हमें मसाइल प्रैक्टिकली आते हैं, अच्छी बातें तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, पैसों वाली, इतना कमा ले इतना कमा ले, लेकिन असल में जो सही नॉलेज होता है वो कई दफ़ा उसमें दब जाता है। तो ये शुरू में हमें मुश्किलात जो है, इसमें पौधे बहुत ज़्यादा मरे हैं हमारे, आमिर साहब को पता होगा, कोई 60% इसमें मोर्टेलिटी रेट है जो नर्सरी लगाने में। और फिर आगे गर्मी में नमी ज़्यादा चाहिए होती है इस हवाले से। तो ये अभी हम इसमें कोई बहुत ये कहें कि कामयाब नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद नज़र आ गई है कि अगर इसमें फार्मर मेहनत करे, और खुसूसन पटवार के लिए जैसे छोटी ज़मीनें 4 कनाल है, 8 कनाल है, तो अगर किसी ख़ानदान ने अपने लिए 10-12 लाख रुपए इनकमिंग करनी है और 3-4 बंदे उसके घर में काम करने वाले मौजूद हैं, तो आप जॉब जो हैं वो आपको पता है कितनी मिल रही हैं गवर्नमेंट लेवल पे। तो एक इसको इस तरह हम सोच रहे हैं कि छोटे फार्मर को इसमें से जो है ना वो हेल्प मिले, और वो अपने किचन का जो है वो ख़र्चा निकाल सके, और कोई 4 कनाल से या 8 कनाल से 8-10 टन प्रोडक्शन लेके, तो उसका एक मुनासिब रेट जो है ना। तो ये आज आपको इकट्ठी करने का इधर मकसद भी यही था कि इस सिलसिले में जो भी मतलब प्रॉब्लम है या मसले मसाइल हैं उनको हम डिस्कस करें। तो कोई और सवाल करना चाहता है कोई बंदा, तो बाकी मैं आगे। एक जो लोगों का अक्सर सवाल यहाँ पे होगा वो ये होगा कि जी अगर ये इसकी मोर्टेलिटी रेशो इतनी ज़्यादा है, तो उसकी नर्सरी में आपको क्या मुश्किलात आई, उसको कैसे लोग पर एकड़ कितनी इसकी पैदावार रख सकते हैं, इस तरह के सवाल। नर्सरी तो ऐड करने वो जो मुश्किलात आई उसको ओवरकम कैसे किया जाए? हाँ ठीक हो गया, बहुत अच्छा। नर्सरी तो ये आमिर साहब आपको एक तो टिश्यू कल्चर में ये भी फैसलाबाद में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इधर NARC में भी हो रहा है, एरिड में भी हो रहा है। तो हमारी इदारे जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसमें पौधे वो हर साल तकरीबन जो है ना आगे से ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि टिश्यू कल्चर जितनी ज़्यादा प्राइवेट फार्मर जो हैं, चाहे 4-5 फार्मर मिल के लैबें लगाएं, और उसमें अगर उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग करनी है तो अच्छे प्लांट फार्मर भी ये टेक्निक सीखें, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है, इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इदारों के साथ मिल के। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि फार्मर मिल के कोई कंट्रोल नर्सरी का भी सेटअप कोई कहीं एक जगह पे, जैसे पिंडी डिवीज़न है, या मतलब मिल के 5-10 फार्मर उसको भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह। और आगे थोड़ा सा नया काम करने में होता है, स्किल डेवलप नहीं होती, टेम्परेचर का नहीं पता होता, पानी कितना लगाना है। तो ये चीज़ें अब इधर अगर बयान करने, ये सारा एक हम
उधर नशर कर देंगे, कोई पम्फलेट वगैरह वो होगा, मेरा ख्याल है आमिर साहब आपको बता देंगे, तो वो डेटा तो सारा आपको मिल जाएगा कि कौन सा टेम्परेचर चाहिए। लेकिन गुजारिश ये है कि अभी इसको थोड़े लेवल पे पहले ट्राई करें, सीख के 1-2 साल, फिर इसको जितना मर्जी करना चाहते हैं फार्मर करें, कि ये नहीं कि वो सुहाने ख्वाब देख के रातों रात मतलब अपना जो है ना 100 एकड़ 50 एकड़, तो ये ज़रा मुश्किल क्रॉप है, साल की क्रॉप है। तो सीख के आगे बढ़ें और समझ के आगे बढ़ें, फिर अपना जब उनका मुशाहिदा हो जाए, अपना सीड हो जाए, उनको अपनी समझ आ जाए इलाके की, मौसम की, तो फिर वो जितना मर्जी करें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हम नुकसान किया है या जो कर रहे हैं उससे आने वाले फार्मरों को बचाएं, कि उनको एक ऐसी अवेयरनेस दें कि वो डायरेक्ट जो है वो अच्छे से शुरू करें, ना कि वो अपना नुकसान करके हमारी तरह फिर सीखें। बहुत शुक्रिया सर। मैं दावत दूंगा उबैदुर रहमान साहब को, एग्रोनिक्स के जो फार्म ऑनर हैं। एग्रोनिक्स मोटरवे के ऊपर अगर आप ट्रैवल करें तो बड़ा ही खूबसूरत चकवाल और कलर कार के दरमियान आपको एक फार्म मिलेगा, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट फार्म बनाया है उन्होंने। तो सर आप अपनी जिंजर के हवाले से जो आपने चैलेंजेस आपको आए प्लीज़ वो बताएं और अपनी फार्मिंग के बारे में बताएं। मैंने जी जिंजर 2019 में शुरू किया। सर माइक ऊपर कर लें। सॉरी, 2019 में मैंने जिंजर स्टार्ट किया। कोई 1 मरले के करीब मैंने जिंजर लगाया फर्स्ट टाइम। कोई 200-300 पौधे थे, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने बहुत सारी जगहों पे चेक किया, मुझे कहीं इसका नहीं मिला। कुछ पौधे मुझे मिल जाए देखने के लिए, मुझे देखने के लिए भी कोई पौधा नहीं कहीं मिला। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि अयूब सर्च का मुझे पता नहीं था, यहाँ ये काम हो रहा था। मैं NARC में गया और जो वापस प्राइवेट नर्सरियाँ थी वहाँ गया, चेक किया, कहीं भी मुझे कोई पौधा नहीं मिला। तो मैंने अपने तौर पे ही कुछ अदरक लेके, सीड यहीं से लेके मार्केट से मैंने वो लगा दिया। तो वो 1 मरले में जितने पौधे लग सकते थे, 200-300 पौधे थे। पोटेंशियल इशू उसमें भी था लेकिन कम था, कोई 10-15 पौधे मरे, बाकी सब ठीक थे। तो जब मैंने उसका टाइम आया हार्वेस्टिंग का, दिसंबर जनवरी, मैंने उसको हार्वेस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके नीचे अदरक बन चुके थे। तो वो 400 ग्राम 500 ग्राम पर प्लांट थी अदरक। तो मैं बड़ा खुश हुआ उसको देख के कि ये तो पाकिस्तान में हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा कि अब अदरक लगानी चाहिए। तो मुझे PARC के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मिले। ये फेसबुक पे आपकी तस्वीरें हैं अदरक की, तो कहाँ लगाई थी आपने? तो उन्होंने आके देखा, तो मैंने बताया उनको कि यहाँ लगी थी, ये अदरक हुई थी। तो उन्होंने कहा जी मैं सीड आपको अरेंज करके देता हूँ, तो अब सीड लगाएं वो, तो इंशाल्लाह ताला अगले साल आप क्रॉप लगाएं। तो मैंने 1 एकड़ का सीड उनसे लिया, 1 एकड़ का सीड लेके मैंने वो क्रॉप लगा दी। तो मेरे 1 एकड़ सीड 1 एकड़ का नहीं था, सीड बेसिकली था आधे एकड़ का। तो मैंने उसमें करेला लगाया था साइडों पे, और दरमियान में 4-4 फुट के 2 बेड अदरक के लगा दिए थे। तो वो मेरी क्रॉप चलती रही। मुझे बहुत ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं था कि इनके खादें क्या देनी है। अब तो माशाल्लाह पूरी रिसर्च हो चुकी है, अयूब रिसर्च ने मेरा, उसके बाद जब इनसे मेरा रब्ता हुआ तो इन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत बताया हमें क्या इनको ये नाइट्रोफास देनी है, पोटाश देनी है, जो भी चीज़ें देनी है, तो मैं अब उसका प्रॉपर पता चल गया। तो फिर भी जब एंड हुआ उसका, जनवरी शायद 1 जनवरी को या 2 जनवरी को हमने उसको हार्वेस्ट किया, तो उसमें हमारी जो एवरेज आई थी वो कोई 700 ग्राम पर प्लांट थी। तो हम उसमें भी हमें खुशी हुई कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर इसके रिजल्ट आ रहे हैं पाकिस्तान में, और स्पेशली पोठवार में। तो एक और फार्मर था कलर कहार में, उनके यहाँ भी अच्छी अदरक लगी हुई थी, उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए, मुझसे ज़्यादा बेहतर थे। तो फिर अगला साल आ गया जी। उसके बाद फिर हमारे और दोस्त कासिम साहब, उन्होंने अपने पास ट्राई किया, सीड लगाया, और उनके पास तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आए। कोई 1.5 से 2 केजी के करीब एवरेज रही उनकी। तो जिससे हमें बड़ी तसल्ली हो गई कि अब ये क्रॉप बड़ी अच्छी हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब लोग जो भी लगाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इसको करें। और मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास तो वही छोटा सा एक नॉलेज है। तो जो नॉलेज देने वाले लोग हैं सामने बैठे हैं हमारे, तो ये इंशाल्लाह ताला इसमें टाइम लगाएंगे, इंशाल्लाह सब ब्रीफ करेंगे, सब बताएंगे आप लोगों को कि ये किस तरह इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका भी, जिसने बहुत खिदमत की है हमारी भी और हमारे इस मुल्क के भी इस काम में आके। बहुत शुक्रिया जी।
थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी क्योंकि लाइट चली गई है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्टरनेट कोई अरेंजमेंट जो है यूपीएस पे इसको लेके जाएं। तो थोड़ा सा जो भी दोस्त आए थोड़ा सा वो मेरी तरह थोड़ा गला फाड़ के बात करें ताकि सब दोस्तों तक बात पहुंच जाए। मैं वेलकम करता हूं मैं थताल ऑर्गेनिक फार्म से ब्रिगेडियर जफर थताल को भी, जो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और बाकी भी तमाम जो दोस्त अभी ज्वाइन कर रहे हैं या आ रहे हैं। क्योंकि फॉग की वजह से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर थोड़ा सा टाइम हमें और देते, लेकिन हमने एक घंटा ही दे सकते, ज़्यादा ऐसा शुरू नहीं कर सके इससे। मैं भी दावत देना चाहता हूँ हमारे राजा मोहसिन साहब को, जो कि फार्मर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो वो शॉर्टली ज़रा इसके फ्यूचर पे और एग्रीकल्चर की जो इस वक्त हमारे यहाँ ये प्रोग्रेसिव फार्मर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो आप प्लीज़ अगर आपको बात करना चाहते हैं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। बेसिकली मेरे लिए तो बड़ा स्पेशल दिन है आज का, क्योंकि इसकी दो बुनियादी वजह हैं। पाकिस्तान का जिंजर ऑलमोस्ट 99% आपका इंपोर्ट हो रहा था। अर्ली डेज़ हैं, लेकिन एक बुनियाद आमिर भाई ने स्पेशली पुठवार पे रख दी है। और दूसरी बुनियादी वजह, पाकिस्तान में अभी तक जो समझा जा रहा था कि ये ट्रॉपिकल वेदर की क्रॉप है, तो फार्मर के तो जहन में था कि अगर ट्रॉपिकल वेदर की ये फसल है तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे तो लग नहीं सकती। तो प्रैक्टिकली आमिर भाई ने और स्पेशली 2-3 और जो फार्मर जिन्होंने चांस लिया 3 साल पहले, उन्होंने करके दिखा दिया है। बिल्कुल अर्ली डेज हैं, जैसे आमिर भाई ने कहा, बहुत चैलेंजेस हम फेस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब बुनियाद रख दी है, फार्मर तक ये अवेयरनेस जाना शुरू हो गई है, यूनिवर्सिटी से निकल के फार्मर तक पहुंच गई है, और इंशाल्लाह अब इन फार्मर से जो प्रोफेशनल फार्मर्स हैं इनसे निकल के छोटे फार्मर की तरफ चली जाएगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो वक्त दूर नहीं है जब जिंजर हमारी एक इंशाल्लाह एक मेजर क्रॉप की शक्ल ले लेगा। तो वंस अगेन ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आमिर भाई बहुत शुक्रिया, और बाकी जो गेस्ट आए हैं उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक बड़े ठंडे मौसम में और फॉग के दिनों में टाइम निकाला। तो थैंक यू वेरी मच। मैं शौकत साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शौकत साहब हमारे यहाँ पे उन्होंने स्ट्रॉबेरी भी लगाई हुई है हमारे साथ। हमारी सब सारी हमारी लास्ट ईयर हमने यहाँ पे तकरीबन 4 एकड़ पे स्ट्रॉबेरी लगाई थी, लेकिन इस साल क्योंकि हमने यहाँ पे जिंजर लगाया, तो शौकत साहब को हम यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो एक्स डायरेक्टर वासा हैं। तो उन्होंने, बल्कि हम फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला आपका नेक्स्ट इवेंट इंशाल्लाह ताला वहाँ पे रखेंगे स्ट्रॉबेरी के इवेंट के ऊपर। मैं दावत साहब को वो तशरीफ लाएँ स्टेज पे। ये जफर साहब क्योंकि खुद माशाल्लाह यहाँ पे कोई 300-400 कनाल के ऊपर पोटहार में यहाँ पे ब्याह बो गया ज़मीन को आबाद करने में हेल्प कर रहे हैं, और ख़ुद ये वहाँ पे फार्म पे ही रहते हैं। तो हमारा पोटहार के अंदर ख़ास तौर पे जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने कि ज़मीनें ख़रीदी हैं, उनके जो बहुत चैलेंजेस आते हैं, और उसके बाद वो कल्टीवेशन में जो चैलेंजेस उसको आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2 मिनट अगर शॉर्टली ज़रा उसके बारे में भी हमें बताएं, और अपना एक्सपीरियंस जो एग्रीकल्चर के हवाले से है, ताकि जो लोग फ्यूचर में एग्रीकल्चर को एज ए प्रोफेशन लेना चाहते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, प्लीज अगर वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस पोटवार में इस सर्दी के मौसम में इकट्ठे हुए हैं। जिंजर का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सिवाय इसके कि पिछले साल मैं बच्चों के पास यूएस गया हुआ था, तो उनका कोई आधा किलो जिंजर जो है वो फूट गया, तो वो मैं साथ ले आया, वो मैंने कास्ट किया, तो वो उससे उसमें से काफ़ी सीड निकल आया मेरे पास। जो फार्मिंग का यहाँ चैलेंज है, और शायद जिसके बारे में फार्मर्स को बहुत सीरियस होकर सोचना चाहिए, वो क्लाइमेट चेंज, पानी की डेफिशिएंसी, अल्टरनेटिव एनर्जी की जो रिसोर्सेज हैं उस पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, मैं सिर्फ आपको ये इनवाइट करूँगा कि अगर आपके पास कभी टाइम हो तो हमारे पास आप ज़रूर चक्कर लगाएं। मैं तकरीबन फुल स्केल आप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कर, तो एकड़ एकड़ के मैंने 2 डैम बनाए, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक बनाया है। जिस दिन बारिश होती है तो मैं उस दिन अंदर नहीं बैठता, मैं देखता हूँ कि पानी की कोई सील बाहर तो नहीं जा रही, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर मैं अपनी फिश भी ग्रो कर रहा हूँ, और उसमें पानी की भी काफ़ी सारी स्टॉकेज, और एक कुदरत के साथ कंट्रीब्यूशन है जो आप रिचार्ज कर रहे हैं। अगर आप उसको यूज़ नहीं भी कर रहे हैं ना, तो रिचार्ज कर रहे हैं। उसके अलावा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 23.5 kVA सोलर एनर्जी हार्वेस्ट करता हूँ, 4 kVA टर्बाइंस जो है ना विंड टर्बाइन से लेता हूँ, और इंशाल्लाह एक मैं ऊपर ऊंचे टैंक से 1 kVA की टर्बाइन अभी मैंने वाटर वाली भी लगानी है। सो ये मेरी नज़र में मैं आपके लिए एक स्कूल जनरेट कर रहा हूँ, यहाँ आएँ और आप इन चीज़ों को देखें। तो
सिर्फ ये कहूँगा कि फौजी आदमी हूँ कि फ्यूचर की जो सिक्योरिटी का चैलेंज है ना, वो शायद फिजिकल सिक्योरिटी का नहीं है, फूड सिक्योरिटी का है, और हम सबको समझना चाहिए और इसमें हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। चाहे आप छोटी क्यारियों में 4-4 चीजें ग्रो करें, जरूर अपने घर में ग्रो करें, अपने साथ के लोगों को जरूर इनकरेज करें, और इंशाल्लाह ये जो ख्वाजा साहब हैं और हमारे और जो साथी हैं, ये आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं, और इंशाल्लाह हम सब मिल के इस मुल्क में कंट्रीब्यूट करेंगे और एक गरीब आदमी और एक फार्मर जो है उसकी हालत बेहतर करेंगे। क्यों नहीं आज कोई बंदा कहता है कि जी मैंने अपना बेटे को फार्मर बनाना है, इसलिए कि रिटर्न नहीं है। और इंशाल्लाह जैसे ये आमिर ने बहुत सारी एफर्ट की है, इस तरह एफर्ट करेंगे तो फार्मिंग भी एक अट्रैक्टिव प्रोफेशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओके सर, एक मिनट रुकिएगा। जो अगला इवेंट है हमारा इंशाल्लाह 4 फरवरी को, जो कि किचन गार्डनिंग के हवाले से है, तो जफर साहब ने बड़ा शानदार किचन गार्डन बनाया हुआ है। यहाँ से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर के फासले पे नकड़ाली गांव है, वहाँ पे पूरा एक फार्म है। तो आप सब दोस्तों को जफर साहब की तरफ से दावत है कि 4 फरवरी को हमारे किचन गार्डन के इवेंट पे भी आएँ, और ये जो सारी बातें कर रहे हैं ना, वो फार्म खुद आके देखें भी वहाँ पे। नेशनल किचन गार्डनिंग फेस्टिवल 4 फरवरी को। जी अब सर, जो आज के जो हमारे तकरीब के दूल्हा हैं, हम चाहते हैं कि ज़रा उनको ज़्यादा वक्त दिया जाए। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो भी दोस्त हैं उनको हम लोग इस सेशन के साथ आखिर इख्तिताम पे ले लेंगे। आमिर लतीफ़ साहब को मैं दावत देना चाहता हूँ कि वो आज के जिंजर के इस इवेंट के बारे में जो भी हमारे नोट्स हैं वो दोस्तों से शेयर करें, और उसके बाद ओवर टू यू सर। आमिर लतीफ़ साहब जो साइंटिफिक ऑफिसर हैं, और ख़ास तौर पे अदरक में पाकिस्तान में अगर कोई तारीख लिखी जाएगी ना, तो इनका नाम सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से ख्वाजा मज़हर साहब का, तारिक तनवीर साहब जो शायद किसी वजह से नहीं आ सके, और आमिर शहजाद साहब का, कासम निश्तर साहब का, और आप सब का, कि इन्होंने आज हमें प्लेटफार्म दिया कि हम अदरक के बारे में फार्मर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकें। तो आज ज़्यादा हम इसकी जो जिसे कहते हैं ना ब्रीफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रखेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर मैं इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की तरफ आता हूँ, ताकि और इसके बाद कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो उसको भी हम एड्रेस करेंगे। अदरक जो है ये पाकिस्तान, जैसे ये बात कर रहे थे 99%, तो अगर हम 100% इसको कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो कमर्शियल प्रोडक्शन इसकी ना होने के बराबर है। सिंध के कुछ एरियाज़ में इसको रिपोर्ट किया जाता है कि इसकी प्रोडक्शन है, लेकिन जब हम फिज़िकली जाके देखते हैं तो वहाँ हमें एक मरला भी इसका नज़र नहीं आता। तो लिहाजा जैसे ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि फ्यूचर में हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो फूड सिक्योरिटी का है। तो अब देखें हम 100% इसकी इम्पोर्ट पे हैं, और ये हमारी इम्पोर्टेंट स्पाइस है कि इसके बगैर हमारा कोई सालन नहीं पकता। ये कोरोना के दिनों में अगर हम कम इफेक्ट हुए हैं तो इसका भी एक बड़ा मेजर रोल है कि ये हमारी डाइट का हिस्सा है। ये जिंजर और टर्मेरिक और इसके साथ साथ जो हमारा गार्लिक है, ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट से रिच हैं, और हमारी जो जिसे कहते हैं हेल्थ को मेंटेन रखने में इनका बड़ा अहम रोल है। तो पाकिस्तान की लगभग 1 लाख टन सालाना जो हमारी ज़रूरत है अदरक की, जो हम सारी इंपोर्ट से पूरी करते हैं, और एक $100 मिलियन के करीब हमारा ज़र मुबादला इस पे खर्च होता है, और सालों से खर्च हो रहा है और खर्च होता चला जा रहा है। और 1971 से पहले तो इस पे हमारे पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में कोई रिसर्च भी नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश की एनवायरनमेंट इसके लिए सूटेबल थी, वहाँ ये ओपनली कल्टीवेट होता था, अब भी हो रहा है, और हमारी ज़रूरत वहाँ से पूरी होती थी, और हमें ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती थी इसकी। 1971 से इस पर रिसर्च हो रही है यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, लेकिन इस पर हमें कोई खातिर खास सक्सेस नहीं मिल रही थी। मतलब कि इस पर बहुत ट्रायल हुए ऑफ एंड ऑन, मतलब इसको कभी मेगा लेवल पे भी इस पर रिसर्च हुई, और फार्मर फील्ड पे भी इसको ट्रायल इसके किए गए, नारोवाल के अंदर, सियालकोट के अंदर, बजवात के अंदर। मतलब ये जो हमारी पॉसिबल पंजाब के अंदर, क्योंकि हमारा प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट है, तो पंजाब के अंदर जो पॉसिबल जगह हो सकती थी जहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जा सकता था, वहाँ करके इस पर ट्रायल किया गया, लेकिन ये कमर्शियल क्रॉप के तौर पे ना बन सकी।
तो 2017 में हमने फिर इसको टनल टेक्नोलॉजी और ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए और बहुत से मुल्कों का जन्म प्लान टेस्ट करते हुए इसको आगे जब बढ़ाया, तो 2019 में हम इस काबिल हुए कि हम फार्मर को ये गाइड कर सकें कि आपका ये टेक्नोलॉजी है, इसके तहत आप अदरक लगा सकते हैं। तो आज हम उसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो अल्हम्दुलिल्लाह अब रिफाइन हो चुकी है, और हम फार्मर को एक पूरा प्लान दे सकते हैं कि ये तरीका है, ऐसे आप अदरक ग्रो करेंगे तो हो सकता है। बाकी जो इसकी जिसे हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट, वो तो चलती रहेगी। कोई भी क्रॉप है, वीट की हम पकड़ लें, हम सालों सदियों से लगा रहे हैं, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट हर आने वाले साल में आती जा रही है। प्रोडक्शन अब माशाल्लाह लोग 100 मन तक भी उसकी ले रहे हैं। तो अदरक को लगाने का सबसे पहले जो वक्त है उसकी हम बात करेंगे। तो उसके लिए एक थंब रूल जो है ना, क्योंकि कश्मीर से भी लोग आए हैं यहाँ पे, सेंट्रल पंजाब से भी हैं, पोठोहार से ज़्यादा लोग हैं। ये थंब रूल ये है कि जब आपका नाइट टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल हो जाए, यानी कि टेम्परेचर अगर आपका किसी रात 15 पे गया, फिर अगली रात फिर 10 पे जा रहा है या 12 पे जा रहा है, तो वो वाला जो फ्लक्चुएशन वाला टाइम है वो इसकी सोइंग के लिए आइडियल नहीं होता। जब 15 से ऊपर स्टेबल हो जाए तो उस वक्त आइडियल टाइम है कि आप इसकी सोइंग कर सकते हैं। ये कंफर्टेबल फील करेगा। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ये बिल्कुल इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, कोई किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करती है क्रॉप। अब सेंट्रल पंजाब में ये वाला टेम्परेचर हमें फरवरी के नॉर्मली 3rd वीक में मिल जाता है। पोठोहार में ये मार्च में मिलेगा, और इसी तरह हम अगर हायर हिल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ ये हो सकता है मई जून में हमें मिले। तो हाई हिल्स का मसला ये है कि वहाँ पे सर्दी लेट ख़त्म होती है और जो है ना जल्दी आ भी जाती है, तो इसलिए वहाँ पे इसका पोटेंशियल कम है। और जब हम इसको रेट करते हैं पूरे पाकिस्तान में, जो हमारे डिफरेंट ट्रायल्स हुए हैं या लोगों के ट्रायल्स की फाइंडिंग्स हैं, तो उसमें खित्ता पोठोहार के अंदर इसकी सबसे अच्छी प्रोडक्शन आई है। और इसको मार्च में आप लगा के दिसंबर तक इसकी जो ग्रोथ चलती रहती है, और ये बड़ा बेहतरीन साइज़ गेन करता है। अगर सेंट्रल पंजाब में हम देखते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास जो प्लांट प्रोडक्शन पर प्लांट गई है वो गई है 700 ग्राम तक, और जबकि पोठोहार के अंदर हमने खुद 2.5 kg तक भी फी पौधा, यानी कि आइडियल पौधे से ऑन एन एवरेज तो कम होती है। तो ये इतना आप डिफरेंस देख लें कि 2.5 kg तक, 2 से 2.5 kg, यानी कि 2000 ग्राम से लेके 2500 ग्राम तक इसकी प्रोडक्शन गई है। तो जो कि बड़ा पोटेंशियल है कि हम तो इसको अगर इस पर फोकस करें तो इंशाल्लाह हम जो टॉप की जो प्रोडक्शन कंट्रीज है उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल की बात है। बाकी मसले मसाइल, इसकी मैनेजमेंट, वो हम करेंगे डिस्कस इंशाल्लाह। तो टाइम ऑफ सोइंग के बाद ये इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको अर्ली लगा दें, समटाइम लोग हम थोड़ा ये करते हैं कि यार मैं इसके पौधे अर्ली बना लूँ, टेम्परेचर अभी लो होता है इसकी, हम नर्सरी के लिए प्री स्प्राउटिंग के लिए इसको लगा देते हैं सैंड के अंदर। तो क्या होता है कि अल्टीमेटली वो सीड हमारा गल जाता है। हम समझते हैं कि ये सीड ठीक नहीं है या इसके अंदर कोई बीमारी है या इस तरह के मसले मसाइल हैं। तो ये आपने सबसे पहले टाइम ऑफ सोइंग का बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल है कि जैसे ही टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर स्टेबल हो, उस वक्त आइडियल टाइम है कि इसकी सोइंग कर दें। हाँ, फिर अब जितना लेट करते जाएंगे उतना रिस्क आ जाता है आगे, क्योंकि हमारे यहाँ इसको जो ज़्यादा चैलेंज है वो हीट का चैलेंज है। बेसिकली ये जो जिंजर की क्रॉप है, ये माइल्ड एनवायरनमेंट को, ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होती है, लाइक अगर हम बात करें इंडिया का जो साउथ रीजन है, मतलब उनकी जो केरला स्टेट है, उनका कर्नाटका है, सिक्किम, असम, बेंगलोर, ये वाली उनकी 7 सिस्टर स्टेट जिन्हें कहते हैं, वो आइडियल है। वहाँ इसकी ओपन कल्टीवेशन होती है। वहाँ पीक जून में टेम्परेचर 32-33 से ऊपर नहीं जाता, और हमारे सेंट्रल पंजाब में तो 45 हर साल क्रॉस कर जाता है, और इवन पोठोहार के अंदर भी 40 प्लस होता है। तो हीट का चैलेंज की वजह से इसको 15 डिग्री स्टेबल होते ही आपने इसको काश करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। लेट करेंगे, पौधे छोटे होंगे, हीट का प्रेशर होगा, उनका रूट सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो गर्मी से ज़्यादा मुतासर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर सीड की रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है, तो पर एकड़ जो अच्छा साफ सुथरा सीड जिसकी जर्मिनेशन जो है वो मोर देन 90% हो, वो 900 से 1000 kg आपको रिक्वायर्ड होता है, यानी कि 1 टन के करीब लगभग इसकी सीड राइजोम
से मुराद ये कि जो गंडी हम खाते हैं अदरक की वही इसका एज ए सीड इस्तेमाल होती है, जस्ट लाइक पोटैटो। क्योंकि इसका ट्रू सीड जो है वो नॉर्मली बनता नहीं है, अगर बन जाए तो उगता नहीं है। मतलब इसका फ्लावर दुनिया में स्टीराइल है और इसकी फ्लावरिंग नॉर्मली आती नहीं है। अगर आ जाए तो उसके अंदर सीड नहीं बनता। अगर किसी वजह से हम उसको बड पॉलिनेशन या ब्रीडिंग के तहत बना लें तो उसकी जर्मिनेशन कराना भी वो सवाए लैब के वो जर्मिनेट भी नहीं करता। तो ये इसमें मसले है। दुनिया में इसको राइजोम से ही ग्रो किया जाता है। जो गंडी हम खाते हैं उसी गंडी को लगा के ही हम आगे चलते हैं। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें होगी कि हमें 1 टन के करीब इसके सीड की ज़रूरत होती है। या हम 1 एकड़ की सारी बातें करेंगे क्योंकि हमने स्टार्ट तो थोड़ा करना है। 1 एकड़ में 160 मरले, अगर एक मरले से भी आप शुरू करना चाहते हैं तो आप जो बात हो रही है उसको 160 से तकसीम करके अपना वो कर लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद सीड का बंदोबस्त कैसे करना है, तो उसके लिए पहला तो ये है टिप कि सीड की अवेलेबिलिटी रेडली नहीं है हमारे कंट्री के अंदर, चूँकि ये हमारी क्रॉप नहीं है, अभी इनिशियल स्टेजेस पे है। अब इंस्टीट्यूट जो है लाइक जैसे अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ से मेरा ताल्लुक है, डॉक्टर साहब भी हमारे डायरेक्टर भी मौजूद है, इंशाल्लाह वो भी आपसे ख्यालात का इज़हार करेंगे इंशाल्लाह। तो हम टिश्यू कल्चर प्लांट्स फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटी है। यानी कि हमारी कोशिश ये होती है कि हर फार्मर को हम थोड़े थोड़े प्लांट्स जो हैं वो दें ताकि वो अपना ट्रू सीड उससे मल्टीप्लाई करके, इसके साथ साथ NIRC से हमारे साइंटिस्ट हमारे कोलीग्स मौजूद हैं, वो भी टिश्यू कल्चर प्लांट्स उन्होंने डेवलप किए हैं, तो इस साल वो भी फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे। एयरड यूनिवर्सिटी भी अच्छा इस पर काम कर रही है। तो अदारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब साथ में फार्मर का रोल ये है कि वो टिश्यू कल्चर प्लांट्स लेके उनकी केयर से अपना सीड मल्टीप्लाई करें और कोशिश करें कि जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स है वो अदरक उगाते हैं उसको खाने में ना इस्तेमाल करें। ये नहीं कि उसके कोई हेल्थ हैजर्ड है, सिंपली ये कि वो ट्रू और वो कीमती सीड है, उसको आप आगे क्रॉप के तौर पे लगा लें ताकि अगले साल जो आपकी क्रॉप आए उसको बेशक आप खाएं या जो भी जैसे मार्केट करना है वो उस पर कर सकते हैं। तो इसको अगर हम इसकी बात करें कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स आप लें, पोठोहार को हम प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है। साउथ पंजाब में अभी हम इसको रिकमेंड नहीं करते क्योंकि वहाँ पे हीट का प्रेशर, लू चलने वाली हवाओं का प्रेशर ज़्यादा है। सेंट्रल पंजाब में भी इसको बहुत स्मॉल स्केल पे करते हैं। पोठोहार में हम कहते हैं कि इसको आप स्टार्ट करके एक्सेल करते जाएं और बेशक इसको आप जितने मर्जी एकड़ेज में ले जाएं, लेकिन अपना सीड बनाते हुए इसको वो चले। तो उसके साथ जो अगली इसमें बात है कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए और उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए इसके लिए सबसे जो आइडियल ज़मीन है ये वो होती है कि जो न्यूट्रल हो, जिसकी pH या स्लाइटली एसिडिक हो। मतलब अगर हम उसको बिल्कुल ही प्रिसाइज करें तो 5.7 से 6.5 के करीब जिसकी pH हो, वो वाली साइल इसके लिए आइडियल कंसिडर होती है और जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी काफ़ी मिकदार में हो। बदकिस्मती से हमारी ज़मीनों के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार बहुत कम है। तो इसके लिए हमें फिर फार्म यार्ड मैन्योर की शक्ल में या गोबर की, जिसे हम खाद कहते हैं, काउ डंग होती है, उसकी शक्ल में हमें एडिशनली देनी पड़ती है। तो आजकल आइडियल टाइम है कि आप जो है कि फार्म यार्ड मैन्योर का आप ऐड अप कर सकते हैं सॉइल पे, लेकिन एहतियात ये करें कि जो गोबर की खाद आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो वेल डिकम्पोज हो। अगर आप कच्ची खाद डाल देंगे तो इसका समटाइम ये होता है कि अगर उसकी डिकम्पोजिशन प्रॉपर तरीके से ना हो, ठीक है, डिकम्पोजिशन प्रॉपर तरीके से ना हो तो वो उल्टा क्रॉप के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। क्योंकि अब हम जनवरी का एंड चल रहा है और मार्च के अंदर हमने इसके अंदर क्रॉप शो करनी है सॉइल में, तो बमुश्किल 1 मंथ हमें मिल रहा है। तो उसके लिए कम से कम कुछ 6 महीने पुरानी अगर रूढ़ी, जिसका जो गोबर की खाद जिसका कलर स्याही माइल हो चुका हो और उसके अंदर जो जिसे हम कहते हैं ना रूढ़ी की एक फ्रेश स्मेल होती है वो ना आ रही हो, तो वो आप इस्तेमाल कर लें और उसको सॉइल में मिला दें। और अगर कोई आपको वेस्ट डिकम्पोजर मिल जाता है वो साथ फ्लड कर दें, तो उससे ये होता है कि उसकी ज़रा डिकम्पोजिशन तेज़ हो जाएगी और वो जल्दी आपकी सॉइल का पार्ट बन जाएगा। तो जितना ऑर्गेनिक मैटर आप इसमें डाल सकते हैं उतना आप डाल लें, तो मैक्सिमम भी आप 50 टन पर एकड़ तक इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हैं हमारी सॉइल्स के हिसाब से, ठीक है। और जब आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो आपकी क्रॉप जो है उसमें वेल थ्राइव करेगी, क्योंकि सॉइल आपकी पोरस रहेगी,
पानी को जो वत्तर है उसको मेंटेन रखेगी। और फिर एक जो बड़ी इसमें एहतियात ये है कि आप वो वाली जगह आपने सेलेक्ट करनी है कि जहाँ पे पानी का आपका वो जो ड्रेनेज है ना वो बेहतरीन होनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि मानसून में बारिशें हो और पानी सारा वहाँ खड़ा हो जाए। अगर अगर पानी वहाँ खड़ा होगा तो उससे क्या होगा कि आपकी जो राइजोम है वो गल जाएगी, यानी सॉफ्ट रॉट ऑफ जिंजर एक इसकी डिजीज है, वो उसको लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाता है कि ऊपर आपके गर्मी है, क्योंकि हमारे मानसून में भी टेम्परेचर हाई चल रहा होता है, तो नीचे से अगर मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा ओवर इरिगेशन वाटर लॉट कंडीशन बन जाए तो वो डिजीज़ आती है और पौधा पूरा ख़त्म हो जाता है और उसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है कि जितनी भी बारिश हो जाए आपके फील्ड के अंदर पानी फ़ौरन निकलना चाहिए। तो ये एक बड़ी एहतियात है इसके अंदर। अब उसके साथ ये करना होता है कि जब आपने इसको सो करना है तो उससे पहले सीड ट्रीटमेंट कर लें। अगर तो किसी ने घर खाने के लिए किचन गार्डनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना है तो फिर सीड ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करें कि उसको आप छोटे पीसेज में तोड़ें, पीसेज में तोड़ने के बाद उसको 2 से 3 दिन के लिए ड्राई कर लें। वो जब ड्राई हो जाएगा तो जो वहाँ पे कट साइड है ना उसकी, वो उसकी हार्डनिंग हो जाएगी, वहाँ से पैथोजन की एंट्री, डिजीज़ की एंट्री, दूसरे लफ्ज़ों में वो इंतहाई कम हो जाएगी। तो वो सिंपली जो किचन गार्डनिंग वाले दोस्त हैं वो उसको 2-3 दिन की बजाय 5 दिन उसको ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद फिर उसको आप करें इसको जरा और बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा करीब है। अच्छा जी, उसको आप 5 दिन के लिए जो है ना वो ड्राई कर लें, और जिन्होंने उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए लगाना है तो वो 2 से 3 दिन उसको ड्राई कर लेंगे तो वो सफिशिएंट होगा। उसके बाद उसकी सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए कोई सा अच्छा आप फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड भी ले सकते हैं, मैं नाम भी बोल देता हूँ। उसमें मैंकोजेब जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर से, इसका जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो रो टू रो इसका 2 फीट रिकमेंडेड है, कि यानी कि आपने एक कतार का फासला और दूसरी कतार का फासला 2 फीट पे होना चाहिए। अच्छा, अब जो कतार के अंदर आपने पौधे लगाने हैं उसका पौधे से पौधे का फासला पोठोहार के अंदर जो है वो 8 इंच से 1 फीट तक आप रख सकते हैं। सेंट्रल पंजाब में आप 6 इंच से 8 इंच। तो पुरानी हमारी रिकमेंडेशन ये थी कि 1 फीट पे आप पोठोहार में रखें, और उस हिसाब से यहाँ पे 25 से 26 हज़ार पौधे बनते हैं पर एकड़। जब हम जाते हैं उसमें सेंट्रल पंजाब में तो वहाँ 8 इंच पे इसको लगाते हैं तो 32 से 33 हज़ार प्लांट बनते हैं पर एकड़। ठीक है, लेकिन इस साल जो हमने यहाँ पे प्लांटिंग डिस्टेंस के ट्रायल किए हैं पोठोहार के अंदर भी, तो 8 इंच में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है। तो आप यहाँ भी 32 से 33 हज़ार प्लांट पर एकड़ इसमें रख सकते हैं। जी, और क्वेश्चन कोई? अच्छा, जब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं जी जी, तो डेफिनेटली वो सेल करना है एज ए कमोडिटी, तो इसमें जो मॉइस्चर या जो इसका ड्राई है वो कितने परसेंट है वेट लॉस अगर हम बात करें, उसका कोई अभी तक रिजल्ट सामने आया चेक किया हमने कि अगर आफ्टर 6 मंथ रखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, जब हमें हार्वेस्ट करना है तो स्टोरेज किस लेवल की होनी चाहिए? जी बिल्कुल, स्टोर में लेके जाना है या हम इसको नॉर्मल स्टोर में लेके? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा इन क्वेश्चन किया है कि हार्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम हार्वेस्टिंग के ऊपर आए हुए हैं, तो इसमें जो फूड पर्पज़ के लिए जो क्रॉप होगी ना, मतलब हम कहते हैं कि जी हमने क्रॉप लगाई है और निकाल के उसको खाना है, तो वो आप किसी भी टाइम वैसे कर सकते हैं जब उसका साइज अटेन हो जाए। तो नॉर्मली ये 5 महीने की, जब ट्रांसप्लांटिंग के बाद 5 महीने की क्रॉप हो जाती है तो उस वक्त ये बेबी जिंजर के तौर पे आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, और वो साथ उसके थोड़ा सा स्टेम भी काट लेते हैं, वो रेड कलर की उसकी वो बड़ी खूबसूरत भी लगती हैं और उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डिशेस के अंदर। 7 महीने की क्रॉप पे दूसरी हार्वेस्टिंग की जा सकती है जब आपकी 7 मंथ की क्रॉप हो जाए। तीसरी जो फुली मैच्योर, जब उसके बाद ग्रोथ नहीं हो रही होती, दिसंबर के मिड में जब हमारा अगेन टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे वो चला जाता है और उस वक्त इसकी फोटोसिंथेसिस या ज़ियाई तलीफ खुराक बनाने का अमल वो रुक चुका होता है, तो उस वक्त ये फिर आप इसको फूड पर्पज़ के लिए उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त आप हार्वेस्ट करें और इसको कंज्यूम कर लें। ये एक हार्वेस्टिंग की बात होगी। जिसने इसको सीड पर्पज़ के लिए रखना, जो कि आजकल हमारा यही फोकस होगा कि एक बंदे ने 5 मरले लगाया है तो अगले साल वो उसको 2 कनाल पे लेके जाएगा, तो उसमें से जितना आपने कंज्यूम करना है अपने किचन की ज़रूरत के लिए वो आप निकाल लें, या अगर सेल भी करना है वो कर लें। जो आपने सीड के तौर पे रखना है उसको सबसे बेहतर जो वो स्टोरेज है ना वो सॉइल के अंदर ही रहने दें। उसको आप अगले सोइंग सीजन से 10 डेज पहले हार्वेस्ट करें।
वो सिर्फ 10 डेज पहले हार्वेस्ट करना है आपने उसकी अगली प्रोसेसिंग के लिए, कि उसको उसकी जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, मट्टी शट्टी उसकी जड़ जाए, 2 दिन उसको हार्वेस्टिंग के बाद फील्ड में ही पड़ा रहने दें, कि वो फील्ड में ही रहेगा, तो उसकी एक्स्ट्रा जो मिट्टी गीली है वो ड्राई हो जाएगी, वो खुद ही जड़ जाएगी। उसके बाद उसकी जड़े शड़े काटें, उसके अगर तने कोई साथ हैं, सीड वाली क्रॉप के नॉर्मली तने ड्राई अप हो जाते हैं, तो मतलब कि वो जैसे हमारी ये शुगरकेन की पराली होती है, या हल्दी अगर किसी ने ग्रो की हुई है, तो उसके भी हल्दी के पत्ते जब कोरे वाली हवाएं चलती हैं तो वो पत्ते वो झुलस जाते हैं और ड्राई अप हो जाते हैं। अगर कुछ फिर भी रह जाता है तो उसको भी तोड़ लें आप, ठीक है। तोड़ने के बाद फिर उसको फर्दर प्रोसेस, तोड़ के आपने 3 दिन रखना है, फिर उसको सीड ट्रीटमेंट करनी है, फिर 1 दिन रखना है, तो ये सारा प्रोसेस आपका 10 दिन का है। तो सीड वाली क्रॉप को आपने अपनी नेक्स्ट सोइंग से 10 दिन पहले हार्वेस्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको वो जिस जगह पे आपने सीड क्रॉप लगाई है उसको अर्ली आप लेना चाहते हैं, तो उसको क्रॉप जब आपकी 10 मंथ्स की हो जाए, तो वो सीड की वाइबिलिटी के हवाले से उसका इशू नहीं होता, उसको आप हार्वेस्ट करें, पत्ते उसके ग्रीन होंगे, साथ पत्ते तोड़ दें और उसकी रूट्स तोड़ दें, उसको साफ करें, पानी में नहीं धोना, मट्टी उसकी साफ करें, उसको आप कोल्ड स्टोरेज में रखवा दें, किसी जाली वाले थैले में डाल के, पोटैटो वाले किसी कोल्ड स्टोर में रखवा दें। या इसके अलावा एक पिट स्टोरेज मेथड भी होता है, अगर आपके पास थोड़ा कोल्ड स्टोर करीब नहीं है, या कोल्ड स्टोर की आप कास्ट भी नहीं वो बियर करना चाहते, तो आप अपने फार्म पे ही किसी शेडी प्लेस पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश का पानी वहाँ पे डलवान ना हो, अगर बारिश आ भी जाए तो पानी रेडली वहाँ से चला जाए, उस जगह पे 1 मीटर क्यूब का आप एक पिट बनाएं और उसके अंदर अपना सीड रख के, तो उस बाद में उसके ऊपर कोई बांस, जो अदरक का पौधा है ना जी, इसकी कोई भी पार्ट जो है वो फायदे से खाली नहीं है। यानी कि आप अगर माशाल्लाह इनकी अभी क्रॉप में कुछ कुछ प्लांट्स ना ग्रीन है, फील्ड में हम लोग जाएंगे, आप इसका पत्ता भी तोड़ के उसको थोड़ा मसल के स्मेल करेंगे तो आपको बिल्कुल जिंजर की फ्रेगनेंस आएगी जो राइजोम से आती है। आप उसको ड्राई करके भी रख सकते हैं जस्ट लाइक लेमन ग्रास, और उसको फ्रेश भी आप कावा बना के पी सकते हैं। और इवन इसकी जो रूट्स हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती, रूट से मुराद मैं कह रहा हूँ ट्रू रूट्स, यानी कि वो जो जिंजर है वो तो राइजोम होता है ना, अंडरग्राउंड स्टेम होता है बेसिकली, उधर थोड़ी टेक्निकल बात हो जाएगी। तो वो जो इसकी जड़ें हैं राइजोम के अलावा, वो भी कॉस्मेटिक्स में और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती हैं, उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना के वो भी वो इस्तेमाल होता है। तो इसकी हर चीज़ ही जो है ना वो कीमती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी पोटैटो का बेसिक हुआ, पोटैटो को अगर आप एक ही लैंड के ऊपर मल्टीपल ईयर्स अगर आप क्रॉपिंग करें जी जी तो उसमें इश्यूज चैलेंजेस आने शुरू हो, तो क्या इसमें भी ऐसा है कि अगर फार्मर जो है, अगर स्मॉल, स्पेशली अगर हम फुटपाथ रीजन के हवाले से बात करें, या लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल है, जी जी या अवेलेबिलिटी बहुत स्मॉल है, बिल्कुल बिल्कुल तो अगर वो जैसे भी आपने फरमाया कि आप क्रॉप को वही रहने दें until you are ready to reharvest, जी ठीक है। तो अगर आप उसको रहते हैं तो उसके बाद वो अगर जिस वक्त निकालता है 10 डेज का पीरियड है, 10 डेज में अपनी सॉइल को दोबारा प्रिपेयर करता है और दोबारा वहीं पर करता है, तो फिर क्या होगा? जी बड़ा अच्छा इनका क्वेश्चन है कि क्या हम बार बार उसी पीस ऑफ लैंड पे सालों काश्त कर सकते हैं अदरक, जैसे पोटैटो में ये इन्होंने एग्जांपल दी कि उसमें इशू आ जाता है। बेहतर तो यही है कि अगर आपके पास अल्टरनेट है तो 2-3 साल के बाद आप उसकी रोटेशन करें। क्रॉप रोटेशन एक अलग से सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने उसी पीस ऑफ लैंड पे करना है। हमारे पास एक फार्म पे टनल मौजूद है जिसमें हम 7 साल से अदरक उगा रहे हैं। तो प्रैक्टिसेस ऐसी मौजूद हैं कि आप अपनी सॉइल को स्टेरलाइज कर सकते हैं, वो केमिकली भी कर सकते हैं, वो आप सॉइल सोलराइजेशन का अमल भी, यानी कि आप उसमें अर्ली हार्वेस्ट कर लें, उसको किसी स्टोरेज में रखवा दें। अगर आपके पास 2-3 महीने का टाइम है तो आप अपनी सॉइल को ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट से कवर कर दें, जो हम टनल के ऊपर नहीं शीट डालते, उसी शीट से आप अपनी सॉइल को कवर कर दें। वो आपकी सन लाइट जो उसमें ट्रैप होगी उससे सॉइल का टेम्परेचर राइज होगा और एनोरेबिक कंडीशंस क्रिएट होंगी, जिससे क्या होगा कि जो पैथोजन है, जो पिछली क्रॉप के पैथोजन रेजिड्यू रह गए थे सॉइल के अंदर, वो बड़ी हद तक तल्फ हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर बैक्टीरियल डिजीज, अगर कोई एक्सपर्ट कह दे कि आपके फील्ड में बैक्टीरियल विल्ट आ गई है या बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट आ गई है जिंजर के ऊपर, जिससे आपकी क्रॉप बुरी तरह मुतासर हुई है, तो फिर आपको वो पीस ऑफ लैंड चेंज कर लेना चाहिए। ये फिर उसमें खदशा रहता ही है, आप सोलराइजेशन भी करें या उसको फार्म एल्डिहाइड से ट्रीट करें या और भी फंजासाइड या बैक्टीरियासाइड से ट्रीट करें, लेकिन उसके बाद भी फिर चांसेस होते हैं कि आपकी जो क्रॉप है उसके अंदर पैथोजन अगर रह जाए तो अगली क्रॉप पे फिर वो लीथल हो सकता है।
तो इसके लिए मजीद ये है कि अगर आप पोटैटो को कंपैरिजन करेंगे तो पोटैटो तो ओपन फील्ड में थाउजेंड्स ऑफ एकर्स हैं, जी जी। उनको रिप्लेस करना जरा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। इनको रिप्लेस करना या रिक्लेम करना, कि इसको आप जो करना चाहते हैं ना ट्रीट करके भी, तो वो इजी है क्योंकि ये थोड़ी सी लैंड पे है, तो इसको किया जा सकता है। डॉक्टर साहब पोटैटो दूसरी के बात, आपने अभी जो बताया कि मतलब जस्ट आफ्टर का आप बार बार लगाते रहते हैं, तो बैक्टीरिया एक ऐसी जिससे खतरा हो सकता है, क्योंकि पोटैटो के अंदर एक स्कैब डिजीज है। एग्जैक्टली मैं वही रहता जी मैं वही वो बैक्टीरिया की है। हम लोग इलिटरेट पर्सन हैं, हमें वो जो फार्मर या जो बेचने वाले जो जितने भी है ना, ये बैक्टीरिया को फंगस समझते हुए हमें फंजीसाइड दिए जा रहे हैं कि फंजीसाइड इस पे लगा दें, ये कर दें तो इससे कंट्रोल हो जाएगा। बैक्टीरिया के लिए तो सिंपली आप जो कोई भी इवन स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो इंजेक्शन जो लगते हैं जानवरों को, वो उससे भी ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत सारा रकबा होता है पोटैटो में। तो ये आपका थोड़ा सा रकबा है, ये किया जा सकता है ट्रीट। नहीं तो कोई रोटेशन कर दें उसी जगह पे, जैसे पोटैटो स्कैब के लिए हम कहते हैं सॉर्गम लगा दें, उसकी रोटेशन एक दफा कर दें तो वो उसके चांसेस कम होते जाते हैं। तो इससे भी वो वैसे पोटैटो का फार्मर रोटेट कर रही है। यही बात है ना सर, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स वहाँ लग रहे हैं, जी सर। वहाँ रोटेशन मुश्किल है। पिकनिक पे पोठोहार में ट्राई किया जा सकता है, और इस दफ़ा हमने रिक्वेस्ट भी की है आमिर शहजाद साहब से भी और कासिम निश्तर साहब से भी कि अपना जो इनका पीस ऑफ लैंड जहाँ पे ये इनको ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, तो वहाँ इसको करें, तो ये हो सकता है। वैसे इसमें खुशाइंद बात ये है कि इसमें इंसेक्ट का अटैक बहुत कम है। मसलन जैसे हम देखते हैं कि वाइट फ्लाई, एफर्ड, ये हमारी जान नहीं छोड़ते, थ्रिप्स, माइट्स। तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से मैं इस पौधे को कीनली देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी हुई है कि इस पे काम कर रहे हैं, अपनी एफर्ट से कि चलें यार ये पाकिस्तान में इसकी कल्टीवेशन शुरू हो जाए, तो जब हम अपना इतनी इम्पोर्ट पे ज़र मुबादला खर्च करते हैं किस तरीके से वो कम हो जाए। तो इस पे कब तो अंदर टनल के अंदर भी 42 डिग्री होता है, यानी 1-2 डिग्री का फ़र्क सिंपली पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कोई कूलिंग फैन नहीं लगाए, कोई कूलिंग पैड नहीं लगाया। और जितनी हमारे यहाँ हीट होती है, आप कूलिंग पैड लगा के भी उसको 32 से नीचे लाना एक बहुत बड़ी जो है ना वो बहुत कॉस्टली भी है, और ना ही इसमें रिकमेंडेड है। तो बताने में ये लगा था बात कि अगर आपका बाहर का टेम्परेचर 42 है टनल के अंदर का, तो अगर आप सॉइल को अपनी को मल्च कर लेंगे तो उससे आपकी सॉइल का टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा, तो वो कंफर्टेबल जोन में रहेगा जी। रीजन में मेनली तो इसलिए सर ये मल्चिंग जरूरी है इसमें। फुटवार रीजन में 2 टाइप की मेनली जमीन है, एक मैरा और एक रेतली मैरा। बेस्ट सूटेबल लैंड सैंडी लोम सॉइल जो है ना जी, रेतली जो है, क्योंकि जितनी इसको पोरस सॉइल मिलेगी, ऑर्गेनिक मैटर हम ह्यूमिक एसिड की शक्ल में ड्रिप से भी दे सकते हैं, हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसमें, तो वो उतनी इसके लिए अच्छी है। हाँ जी, लेकिन उसमें ये होता है कि थोड़ा नीमाटोड का फिर हमें वो केयर रखनी पड़ती है कि हम कोई ऐसी एप्लीकेशन रखें, अगर नीमाटोड की कोई डिजीज़ आती है तो उसको कंट्रोल करें। जितनी सैंडी लोम सॉइल होगी उतनी अदरक के लिए अच्छी है, कि उतना इसको ग्रो करने का वो मिलता है। इसमें देखें जी कि आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारी पीट मॉस या कंपोस्ट मिलती है, ये न्यूट्री केयर के नाम से स्टारावाल, वो सस्ता सोर्स है। हाँ जी, हाँ जी, वो ले सकते हैं, लेकिन वो इंश्योर ये करें कि वो प्रॉपर तरीके से इसको बनाया गया हो और वो